రాజస్థాన్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటిస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రాజస్థాన్లోని దౌసాలో 18,000 కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు ప్రధాని. అలాగే ఢిల్లీ ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ వేలోని ఢిల్లీ దౌసా లాల్సోట్ సెక్షన్ను ప్రధాని దేశానికి అంకితం చేయనున్నారు. ఇక ఈ సెక్షన్ ఢిల్లీ నుండి జైపూర్కి ప్రయాణ సమయాన్ని 5 గంటల నుండి 3.5 గంటలకు తగ్గిస్తుంది. 246 కిలోమీటర్లు ఢిల్లీ దౌసా లాల్సోట్ సెక్షన్ను 12,000 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి చేశారు. రాజస్థాన్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటిస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రాజస్థాన్లోని దౌసాలో 18,000 కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు ప్రధాని. అలాగే ఢిల్లీ ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ వేలోని ఢిల్లీ దౌసా లాల్సోట్ సెక్షన్ను ప్రధాని దేశానికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ సెక్షన్ ఢిల్లీ నుండి జైపూర్కి ప్రయాణ సమయాన్ని 5 గంటల నుండి 3.5 గంటలకు తగ్గిస్తుంది. 246 కిలోమీటర్లు ఢిల్లీ దౌసా లాల్సోట్ సెక్షన్ను 12,000 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి చేశారు. నాకు కొంచెం హెయిర్ సెట్ చేసుకో. जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट्र और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी संभाली, होलिस्टिक अप्रोच लिया, इंक्लूसिव अप्रोच लिया, इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया। हमारे यहां भाषा और व्याकरण के क्षेत्रों को पाणिनि जैसे ऋषियों ने समृद्ध किया। योग के क्षेत्र को पतंजलि जैसे महर्षियों ने विस्तार दिया। आप दर्शन में, फिलॉसफी में जाएंगे तो पाएंगे कि कपिल जैसे आचार्यों ने बौद्धिकता को नई प्रेरणा दी। नीति और राजनीति में महात्मा विदुर से लेकर के भर्तृहरि और आचार्य चाणक्य तक कई ऋषि भारत के विचारों को परिभाषित करते रहे हैं। हम गणित की बात करेंगे तो भी भारत का नेतृत्व आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने किया। उनकी प्रतिष्ठा एक ऋषि से जरा भी कम नहीं थी। विज्ञान के क्षेत्र में तो कणाद और बरामीर जैसे लेकर के चरक और सुश्रुत तक
अनगिनत नाम है। जब स्वामी दयानंद जी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है और उनके भीतर आत्मविश्वास कितना गजब का होगा। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में केवल एक मार्ग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अनेक अलग अलग संस्थाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं का भी सृजन किया। और मैं कहूंगा कि ऋषि जी अपने जीवन काल में क्रांतिकारी विचारों को लेकर के चले, उसको जिए, लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने हर विचार को व्यवस्था के साथ जोड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया और संस्थानों को जन्म दिया। ये संस्थाएं दशकों से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े सकारात्मक काम कर रही है। परोपकारिणी सभा की स्थापना तो महर्षि जी ने खुद ने की थी। ये संस्था आज भी प्रकाशन और गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल हो, स्वामी श्रद्धानंद ट्रस्ट हो या महर्षि दयानंद सरस्वती ट्रस्ट हो, इन संस्थानों ने राष्ट्र के लिए समर्पित कितने ही युवाओं को गढ़ा है। इसी तरह स्वामी दयानंद जी से प्रेरित विभिन्न संस्थाएं गरीब बच्चों की सेवा के लिए, उनके भविष्य के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। और ये हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है। मुझे याद है, अभी जब हम टीवी पर तुर्की के भूकंप के दृश्य देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, पीड़ा होती है। मुझे याद है 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, पिछली शताब्दी का भयंकर भूकंप था, उस समय जीवन प्रभात ट्रस्ट के सामाजिक कार्य और राहत बचाव में उसकी भूमिका वो तो मैंने खुद ने देखा है। सब महर्षि जी की प्रेरणा से काम करते थे। जो बीज स्वामी जी ने रोपा था वो आज विशाल वट वृक्ष के रूप में आज पूरी मानवता को छाया दे रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज देश उन सुधारों का साक्षी बन रहा है जो स्वामी दयानंद जी की भी प्राथमिकताओं में था। आज हम देश में बिना भेदभाव के नीतियों और प्रयासों को आगे बढ़ते देख रहे हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा और वंचित है, उसकी सेवा आज देश के लिए सबसे पहला यज्ञ है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर हर गरीब के लिए मकान, उसका सम्मान, हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा, बेहतर सुविधा, सबके लिए पोषण, सबके लिए अवसर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन गया है।
बीते 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश तेज कदमों से आगे बढ़ा है। आज देश की बेटियां बिना किसी पाबंदी के रक्षा सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप तक हर भूमिका में राष्ट्र निर्माण को गति दे रही है। अब बेटियां सियाचिन में तैनात हो रही हैं और फाइटर प्लेन राफेल भी उड़ा रही है। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन उस पर जो पाबंदी थी उसे भी हटा दिया। स्वामी दयानंद जी ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गुरुकुलों के जरिए भारतीय परिवेश में ढली शिक्षा व्यवस्था की भी वकालत की थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश ने अब इसकी भी बुनियाद मजबूत की है। साथियों, स्वामी दयानंद जी ने हमें जीवन जीने का एक और मंत्र दिया था। स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया था, आखिर परिपक्व कौन होता है? आप किसको परिपक्व कहेंगे? स्वामी जी का कहना था और बहुत ही मार्मिक है। महर्षि जी ने कहा था, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सरलता से उन्होंने कितनी गंभीर बात कह दी थी। उनका ये जीवन मंत्र आज कितनी ही चुनौतियों का समाधान देता है। अब जैसे इसे पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उस सदी में जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ऐसे शब्द जन्म भी नहीं लिया था, उन शब्दों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, उनके भीतर महर्षि जी के मन में ये बोध कहां से आया? इसका उत्तर है हमारे वेद, हमारी ऋचाएं। सबसे पुरातन माने जाने वाले वेदों में कितने ही सूक्त